इरेका पीओवी। मैं उस जगह को खाली आंखों से घूर रहा था जहां किम हायून गायब हुआ था। क्यों? क्यों? मेरी वजह से? क्यों? दिमाग पूरी तरह बिखर चुका था। सांस लेना मुश्किल हो रहा था, जैसे किसी ने मेरे सोलर प्लेक्सस पर पैर रख दिया हो। उसी पल आग के बीच से एक काली चीज धीरे धीरे बाहर आने लगी। लपटों के अंदर से निकलते हुए झील के बीच वो पूरी तरह सामने आई और एक घिनौनी आवाज के साथ अपना असली रूप दिखाया। वहां मौजूद ज्यादातर लोगों की लड़ने की हिम्मत उसी पल टूट गई। वो एक ऐसा मॉन्स्टर था जो पहले कभी देखा नहीं गया था। उस मॉन्स्टर से भी कई गुना बड़ा, जिससे मैं और किम हायून पहले लड़ चुके थे। टेंटेकल्स की गिनती ही नहीं थी। अलग अलग दिशाओं में फैलती हुई वो उन सोल्जर्स की सांसें काटने लगी जो भाग नहीं पाए थे। रिट्रीट, रिट्रीट, ऑल पर्सनल रिट्रीट। जो चिल्ला रहा था उसकी गर्दन पल भर में कट गई और हवा में उड़ गई। ट्रेनिंग के समय हम गेम्स खेला करते थे, गन लेकर मॉन्स्टर्स पर गोली चलाने वाले गेम्स। सब हंसते थे, मजाक करते थे, यहां तक कहते थे कि अगर असली मॉन्स्टर मिला तो कौन ज्यादा मारेगा। लेकिन जो मेरी आंखों के सामने था वो हकीकत बेहद बेरहम थी। मॉन्स्टर नहीं मर रहा था, हम मर रहे थे। कानों में तेज सीटी जैसी आवाज गूंजने लगी। सिर दर्द इतना बढ़ गया कि सहना मुश्किल हो गया। नजर धुंधली पड़ने लगी। होश डगमगाने लगा। वक्त पीछे खिसकने लगा, उस दिन तक जब प्रीस्ट और नन मारे गए थे। अपने सामने अपनों को मरते हुए देखना और कुछ न कर पाना, वही गुस्सा, वही बेबसी। मटियों के गिरने का पल भी वैसा ही था। समझ ही नहीं पाया था मेरे पास रहने से लोग दुखी क्यों हो जाते हैं। शायद मुझे पैदा ही नहीं होना चाहिए था। सिर दर्द बढ़ता गया, खड़ा रहना मुश्किल हो गया। तभी किसी ने मेरी पैंट्स पकड़कर मुझे हिलाया। बगल में देखा तो एसीओ यंग जुन था, पूरी ताकत लगाकर मुझे देख रहा था। भागो जल्दी। वो दृश्य भी किसी सपने जैसा लग रहा था। उसी पल एक भारी आवाज के साथ सामने खड़े एक साथी का कटा हुआ सिर मेरे पैरों के पास आकर रुका। उसकी मरी हुई आंखों में भी हैरानी जमी हुई थी। चारों तरफ से आती चीखें मेरे सिर में सुइयों की तरह चुभ रही थीं। आह! मैंने सिर पकड़ लिया और घुटनों के बल गिर गया। दर्द ऐसा था जैसे पूरा शरीर फट रहा हो। मैंने जो भी खाया था सब उलट दिया। जमीन पर सिर पटकते हुए मैंने आसमान को कोसा। अगर तुम हमसे प्यार करते हो तो हर बार ऐसी परीक्षा क्यों देते हो? ओह, क्या इतना काफी नहीं था कि तुम सब कुछ छीन चुके हो? इस बार क्यों? फिर से क्यों? कुछ देर पहले देखा हुआ किम हायून का चेहरा साफ था। वो एक्सप्रेशन क्यों था? इतनी बेबसी से क्यों मरा? तुम पर मेरा कर्ज था, तुम्हें मेरे हाथों मरना था। अब मैं तुमसे नफरत कैसे करूं? कैसे? अचानक सिस्टर अगापे का चेहरा दिमाग में उभरा। उसके पास मटेओ खड़ा था, मासूम, जवान। दोनों मुझे अजीब नजर से देख रहे थे, खुश भी और परेशान भी। मैं सोचने लगा, ये याद कब की है? तभी एक कोने में एक बदहाल औरत दिखी। चेहरा जाना पहचाना था। बॉर्न हेल्थी शब्दों पर वो हल्की सी मुस्कुराई। उसके होंठ हिले। प्लीज। धुंधली आंखें, होंठों के बीच निकले हुए नुकीले दांत। उस औरत ने तेज सिजर्स उठाई। नहीं, मत करो। मैं तड़पने लगा, चीखने लगा। कानों में गूंज और तेज हो गई। गले से लोहे जैसी ब्लड की गंध उठी। जमीन कांपने लगी। हर तरफ दरारों की आवाज। अर्थक्वेक है। किसी की आवाज पीछे छूट गई। झील में मौजूद मॉन्स्टर अब हमारी तरफ बढ़ने लगा। जो घायल थे और भाग नहीं सकते थे, उनके चेहरों पर पूरा डिस्पेयर था। मॉन्स्टर ने अजीब चीख निकाली और अपना ऊपरी शरीर फैलाया। पहले वाले जैसा था, लेकिन अलग। उसका हार्ड शेल मेटल जैसा था, क्रैब जैसा नहीं, चमक रहा था। उसकी सारी टेंटिकल्स मेरी तरफ आ गईं। डॉज! सीओ यंगजुन ने आखिरी ताकत से चिल्लाया, लेकिन मैंने शांति से उसे स्वीकार कर लिया। जब वो बिल्कुल सामने पहुंचा, मेरे होंठ हिले। मर जाओ, जैसे वो शब्द कर्स बन गया। टेंटिकल्स के सिरे अचानक फटने लगे। पल भर में वो मेरे शरीर तक पहुंचे और बूम! भागते हुए सोल्जर्स रुक गए। सब उस जगह को देखने लगे। आर्टिलरी भी जिसे नुकसान नहीं पहुंचा पाई थी, वो बॉडी कपड़े की तरह फट गई और गायब हो गई। मैं पहचान से बाहर हो चुका था। घुटनों के बल गिर पड़ा। मुंह से ब्लड निकलने लगा। शरीर आगे गिर गया। थोड़ी ही देर में कानों और आंखों से भी
ब्लड बहने लगा। मुश्किल से आसमान की तरफ देखा, फिर पीठ के बल लेट गया। दूर कहीं फाइटर जेट्स आ रहे थे। नजर धुंधली होती जा रही थी। क्या मैं अब मरने वाला हूं? अचानक वो दिन याद आया जब किम हायून ने मुझे धक्का दिया था और मैं हेलीकॉप्टर से गिरा था। कभी कभी वो सपना आता था। असल जिंदगी नाइटमेयर थी, लेकिन उस सपने में मैं मुस्कुरा रहा था। मुझे मुस्कुराना पसंद नहीं, इसलिए जागकर मैं किम हायून को गालियां देता था। तब लगता था मर जाना ठीक है, लेकिन अब नहीं। बहुत से लोग हैं जिन्हें जिंदा देखना चाहता हूं। होश धुंधला हो गया। लोगों की आवाजें आने लगीं। सिर दर्द कर रहा था। आंखों से ब्लड या शायद आंसू बहते रहे। कैप्टन, कैप्टन, मत बुलाओ, मुझे परेशान मत करो। लगता है आपकी उंगली हिली। सच? कैप्टन, सुन रहे हो? जानी पहचानी आवाज सुनकर मैंने धीरे धीरे आंखें खोलीं। तेज रोशनी में आंखें सिकुड़ गईं। सब धुंधला था। 2-3 बार ब्लिंक किया तो चेहरे दिखने लगे। तुम लोग यहां कैसे? देखा, मैंने कहा था ना वो हिले। साथियों को खुश देखकर गला भर आया। जंग चौन की मदद से बैठा। बाह में इंजेक्शन नीडल थी। हॉस्पिटल था और डिस्ट्रिक्ट ए का। यहां क्यों? और ये लोग कैसे अंदर आए? हमें बताया गया कि मिलने की इजाजत है, तो अच्छे कपड़े पहन लिए। तुम 1 हफ्ते बाद होश में आए हो। पता है, 1 हफ्ता? कहते हैं सारे मॉन्स्टर्स मर चुके हैं। फाइटर जेट्स तक लगाए गए। डिस्ट्रिक्ट ए वाले मुझे पसंद नहीं, लेकिन मानना पड़ेगा, कमाल किया। मैंने अपनी हथेली देखी, मुट्ठी भींची, आंखें बंद की। जब मरे हुए साथियों के बारे में पूछा तो बताया गया कि बॉडीज मिल गई हैं। उसी समय नॉक हुआ। दरवाजा खुला। क्वान सो यंग अंदर आई। गिल्सू तो ऐसे देख रहा था जैसे फ्लर्ट कर रहा हो। क्या आपके दोस्त बाहर इंतजार कर सकते हैं? सब बाहर चले गए। उन्होंने कुर्सी खींची। कैसा लग रहा है? कहीं दर्द? मैंने उल्टा सवाल किया। बाकी लोग? कैजुअल्टीज की वजह से केओस है। मीडिया भी। एसीओ यंग जुन, वो बच गया, यहीं एडमिट है। ओ नामगी भी ठीक था। मैं किम हायून के बारे में पूछ नहीं पाया। कौन सो यंग समझ गई। किम हायून के बारे में नहीं पूछोगे? तुम उससे नफरत करते थे। अच्छा लगा होगा कि वो मर गया। मैंने उसकी तरफ देखा। वो मर गया? आवाज कांप गई। अभी बॉडीज पूरी नहीं मिली। सच कहूं तो उम्मीद कम है। तुमने उसका आखिरी पल देखा था। मैं चुप रहा। बस दुआ करो अपने गॉड से। वो कहता था वो मरकर हिल जाएगा। कह देना कि उसे ज्यादा सजा न दे। उसकी आंखें लाल हो गईं। और याद है क्या? आखिर में तुम क्यों गिरे? मैंने सिर हिला दिया। वो चली गई। मैंने चेहरे को हाथों में छुपा लिया। दरवाजा खुला। मैंने देखा मटेओ। वो अंदर खड़ा था। उसकी आंखों में गर्माहट थी। वो पास आया, मुझे गले लगा लिया, सिर पर हाथ फेरा। सब ठीक है? सब खत्म हो गया। क्या तुम्हें याद आया? मुझे पहचानते हो? बस तभी मैं रो पड़ा, क्योंकि उसने कहा था सब खत्म हो गया। रिकवर होने के कुछ दिन बाद आयर सीओ यंग जून के हॉस्पिटल रूम तक आया, लेकिन रूम के बाहर पहले से ही कोई मौजूद था। वो नमगी सिविलियन कपड़ों में था और दिखने में अब काफी ठीक लग रहा था। वह नाखून चबाते हुए बेचैन सा खड़ा था। आयर बिना कुछ कहे उसके पास बैठ गया। ओ नमगी के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। तुम कब उठे? कहा गया था कि फैमिली के अलावा कोई विजिटर अलाउड नहीं है। जैसा दिख रहा है मैं ठीक हूं। यंग जून से मिलने आए हो? ओ नमगी ने परेशान चेहरे के साथ सिर हिलाया। अंदर से एक औरत के रोने की आवाज आ रही थी। ओ नमगी ने बताया कि वह एसीओ यंग जून की मां है। आयर उनसे पहले एक बार मिल चुका था, इसलिए उस रोने की आवाज और भी ज्यादा दिल तोड़ने वाली लग रही थी। रोना धीरे धीरे चीख सी बन गया। साथ ही एक अधेड़ उम्र के आदमी की आवाज भी सुनाई दी, जो उसे संभालने की कोशिश कर रहा था। थोड़ी देर बाद दोनों बाहर आए। आयर ने झुककर नमस्ते किया। एसीओ यंग जून के पिता ने दोनों को शांत नजरों से देखा। तुम दोनों ठीक हो? दोनों ने अपराधी बच्चों की तरह सिर झुका लिया। एसीओ यंग जून के पिता ने उनके कंधे थपथपाए। अच्छा है, कम से कम तुम दोनों सुरक्षित हो। उन शब्दों से आयर का दिल भर आया। उन्होंने खुद का ख्याल रखने को कहा और अपनी पत्नी को सहारा देते हुए हॉलवे में आगे बढ़ गए। आधा खुला दरवाजा दिख रहा था।
अंदर एसीओ यंग जून था। उसकी आंखें लाल थीं। उसने एक लंबी सांस ली और दोनों को देखकर हल्के से हाथ हिला दिया। ओए, तुम लोग आ गए। वे धीरे से अंदर गए और बेड के पास बैठ गए। ब्लैंकेट उसके पैर पर ढका हुआ था। आयर ने पूरी कोशिश की कि उस तरफ न देखे। एसीओ यंग जून ने उनकी अजीब सी हालत देखी और हंस पड़ा। इतना सीधा खड़े क्यों हो? तुम ठीक हो? मैं ठीक नहीं हूं, यह कहते हुए वह खुद ही हंसने लगा। फिर उसने आयर की तरफ देखा और उसका धन्यवाद किया। उसने बताया कि उस केओस में मेडिक्स बहुत कम थे। अगर उसे वैसे ही छोड़ दिया जाता तो शायद वह बचता नहीं। आयर हंस नहीं पाया। क्या यह सब उसकी वजह से शुरू नहीं हुआ था? गोल्ड माइन की बात उसने ही तो किम हायून के सामने रखी थी। अगर वह ऐसा न करता तो आर्मी नहीं भेजी जाती। उसके पुराने दोस्त, साथी सब जिंदा होते। अगर केव में मॉन्स्टर दिखते ही सब रुक जाते। यह सोच उसके दिमाग से निकल ही नहीं रही थी कि यह सब उसी की गलती है। सीओ यंगजुन ने तुरंत महसूस कर लिया और आयरे की बांह को हल्के से धक्का दिया। तुम ठीक हो? आयरे को खुद नहीं पता था कि यहां किसे किसकी चिंता करनी चाहिए। हाँ, सीओ यंगजुन ने ओ नमगी की तरफ देखा। होंठ हिले। वह कहना चाहता था, तुम उस दिन, लेकिन रुक गया। उसने बात बदल दी और एक बुकलेट खोल ली। उसमें प्रोस्थेटिक लेग्स की कई डिजाइन्स थीं। टाइटेनियम, कार्बन फाइबर जैसे ऑप्शंस लिखे थे। वे असली पैरों जैसे ही लग रहे थे। उसने कुछ ऑप्शंस चुने और पूछा कौन सा बेहतर रहेगा। उसने बताया कि उसने मां से पूछा था, लेकिन वह रोते रोते कुछ सोच ही नहीं पाई। वे दोनों भी नॉर्मल बनने का नाटक करते हुए उसकी मदद करने लगे। प्रोस्थेटिक लेग चुनते हुए वे हंसी मजाक करते रहे। फिर विजिटिंग आवर्स खत्म हो गए और वे बाहर निकल आए। दरवाजा बंद होते ही ओ नमगी ने जोर से सांस छोड़ी और आंखें बंद कर लीं। डैम इट, उसने धीमे से कहा और आयर की तरफ देखा। वो ठीक लग रहा है ना? पता नहीं। ओ नमगी ने जोर जोर से अपना चेहरा रगड़ा। डैम इट, मुझे उसकी जगह नहीं बदलनी चाहिए थी? आयर ने पूछा तो वह उसे थोड़ी दूर ले गया। इमरजेंसी एग्जिट का दरवाजा खोला, सीढ़ियों को ऊपर नीचे देखा और आवाज नीची कर दी। मुझे नहीं लगता यंग जून के साथ जो हुआ वो एक्सीडेंट था। एक्सीडेंट नहीं? क्या मतलब? वह कुछ पल चुप रहा। वह पार्क मूजिन के साथ था। आर्य पूरी तरह हैरान रह गया। ओ नमगी ने गाली दी और फिर बताया, बड़े अटैक के दौरान एक शेल वापस आकर मेन कैंप में गिर गया था। हर तरफ अफरा तफरी थी। पहले तो मुझे बस शक हुआ, दोनों साथ थे, फिर भी सिर्फ यंग जून का ऐसा हाल हुआ। मैंने आसपास के लोगों से पूछा, किसी को कुछ याद नहीं था, लेकिन एक आदमी ने देखा। पार्क मूजिन ने खुद को बचाने के लिए यंग जून को धक्का दिया। ओ नमगी का टूटा हुआ चेहरा देखकर आयर ने कांपते हाथ कसकर भींच ले। क्या यंग जून को पता है? नहीं लगता। बहुत क्योस था। शायद न पता होना ही बेहतर है। आयर के दांत भींच गए। पार्क मूजिन के बारे में पूछा तो पता चला कि वह लीव पर है। ओ नमगी के जाने के बाद आयरे वापस कमरे में आया। काफी देर सोचने के बाद उसने ड्रॉर खोली। अंदर किम हायून से मिला नाइफ रखा था। गलत इंसान को मत पकड़ना और अच्छे से संभालना। नाइफ भी और यह जगह भी। किम हायून की बेपरवाह आवाज जैसे उसके कानों में गूंज गई। आयरे ने दीवार से पीठ लगाई और आंखें बंद कर लीं। मुश्किल पल मूवी की तरह सामने से गुजरते रहे। किम हायून का चेहरा भी आखिरी बार देखा हुआ साफ देखा। क्या वह सच में मर चुका है? वह मॉन्स्टर सा इंसान। कहते हैं उसे खुश होना चाहिए था, लेकिन चेस्ट भारी लग रहा था। वह घुटनों के बीच चेहरा छुपाए बैठा रहा। तभी क्वॉन सोयंग अंदर आई। वह हर दिन आयर की हालत देखने आती थी। हर बार आयर को अजीब डर लगता कि कहीं वह किम हायून की मौत की खबर न दे दे। कल ठीक से सोए थे? उसकी नजर अपने आप नाइफ पर चली गई। यह किम हायून ने दिया था। आयर ने सिर हिलाया और धीरे से बोला, मैं थोड़ा बाहर जाना चाहता हूं। कहां? जहां कैप्टन किम हायून गायब हुआ था। उसका चेहरा बिगड़ गया। उसने साफ मना कर दिया, लेकिन आयर अड्डा रहा। उसने कहा कि नहीं छोड़ा तो भाग जाएगा। काफी सोचने के बाद वह मान गई। अभी के लिए मेरी कार ले लो। धन्यवाद, मैं पास भी दिलवा दूंगी। एक दिन से ज्यादा नहीं। आर्य के यहां कहते ही वह उठी। जाते जाते उसने कहा,
अगर किम हा यून मिले तो उसे वापस ले आना। आयर समझ नहीं पाया कि वह सच कह रही थी या कुछ और सोच रही थी। उसके जाने के बाद आयर ने नाइफ का शीथ अलग किया। हैंडल में जरा जूल उसकी आंखों जैसा था और चमकता ब्लेड किसी और जैसा। बेक्सियोल ने अपनी बनाई माउंट के पास जंगली फूल रखे। लड़ाई में 2 साथी मारे गए थे। डिस्ट्रिक्ट ए से उनके बॉडीज कल ही लौटे थे। प्रॉपर फ्यूनरल का मौका नहीं था, लेकिन वह उन्हें ग्रेव देना चाहता था। गिल्सू नाम लिखी लकड़ी लगाते हुए आसमान की तरफ देखने लगा। स्काई बिल्कुल मेरे मूड जैसा है। बकवास बंद करो और मिट्टी डालो। कम पड़ रही है। इतना बोलना है तो खुद कर लो। बेक्सियोल ने शवल छीन ली और चुपचाप काम खत्म किया। गिल्सू उसे देखकर इंप्रेस्ड हो गया और बेवजह तारीफ करने लगा। वे चुपचाप झुके और थोड़ी सी ड्राई खाना खाया। कैप्टन कब लौटेगा? डॉक्टर ने कहा है 1 महीना। दिखने में तो ठीक था। वैसे गोल्ड माइन और पावर प्लांट का क्या होगा? किम हायुन के मरने से प्रॉमिस खत्म तो नहीं हो जाएगा? तुम अब भी उसी में अटके हो? मुझे तो पास भी नहीं जाना। वो मॉन्स्टर सच में मर गया ना? शेलिंग से भी हिला नहीं। क्या कैप्टन ने सुपर पावर से मारा होगा? तीनों हंस पड़े। तुम अब भी डायरेक्टर की बात मानते हो? अगर पावर होती तो पहले ही दिखा देता। लेकिन बेक्सियोल चुप नहीं रहा। फिर भी अजीब है, एजेंसी से भागे उस दिन अर्थक्वेक आया था। वहां यूजुअली ऐसा नहीं होता। गिल्सू पेट पकड़कर हंसा। तो कैप्टन सुपर पावर्ड है, जमीन हिला देता है, घर जितने मॉन्स्टर गिरा देता है। गैंगसन ने कहा, यह सब नॉनसेंस है। उसने उसे बचपन से देखा है। ऐसा कुछ नहीं। बात मजाक बनकर खत्म हो गई। बारिश शुरू हुई तो गैंगसन कार देखने चला गया। बेक्सियोल ने धीरे से पूछा, अगर किम हायून मर गया है तो कैप्टन दुखी होगा? शायद राहत महसूस करेगा। इतना नफरत तो नहीं करता था। यह औरतों वाली इंट्यूशन है। यह बैड इंट्यूशन है। बेक्सियोल ने गिल्सू के सिर पर मारा। वे हंसते रहे, लेकिन खालीपन बना रहा। मौत रोज देखते थे, फिर भी आदत नहीं पड़ती थी। तीनों देर तक कब्रों के पास बैठे रहे।